जय हिंद। आज हम लोग करंट अफेयर की सीरीज में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है इंडेक्सेस, मतलब कौन से सूचकांक है, उसमें भारत का कौन सा पोजीशन है दुनिया में, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जारी करती है और उसका मतलब क्या है। देखिए, ये चीज़ आप ना पीडीएफ से पढ़ सकते हो, बुक से पढ़ सकते हो, मैगजीन से पढ़ सकते हो, उसको यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन चर्चा करेंगे, सुनेंगे और उसका कुछ ट्रिक बताएंगे तो बात आगे बढ़ेगी और आपको ये तमाम जो फैक्ट हैं आराम से 2-3 बार अगर वीडियो आपने प्ले करके देख लिया तो आपको याद हो जाएगा। उन बच्चों के लिए जिनकी जिनकी मेंटल कैपेसिटी उतनी तेज़ नहीं है लर्न करने की जितनी एक एवियन, एक ब्राइटर स्टूडेंट की होती है। और साथ ही में यहाँ पे सारे अवार्ड लिख रखे हैं, इन अवार्ड के बारे में चर्चा करेंगे। मतलब एक एक प्रश्न यहाँ से और एक प्रश्न यहाँ से, यानी आपका यूपी पीसीएस या किसी स्टेट पीसीएस में करेंटली 2 क्वेश्चन तो यहाँ से मान लीजिए। कुल मिला के हम बात करेंगे 13-14 मिनट की वीडियो होगी, उसमें आपका 2 क्वेश्चन, तो इससे आराम और इससे फ़ायदे का बिजनेस तो कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, आप दिन भर बुक लेकर के रटते रहोगे, झूमते रहोगे, झूम झूम के पढ़ते रहोगे और अक्सर बच्चों के साथ में ये होगा कि उनको याद नहीं होगा और इंडेक्सेस में कन्फ्यूज़न होगा। तो यहाँ पर कुछ ट्रिक बताई जाएगी, कुछ उसके संकेत बताए जाएंगे, कुछ कोरिलेशन बताए जाएंगे जिनसे आपको याद करने में आसानी होगी। चलिए आइए, ये है वर्ष 2021-22 के इंडेक्सेस। इंडेक्स हैं ये, और इनमें मैंने पहला पॉइंट दिया है सूचकांक कौन सा है, इसमें कौन सा देश जारी करता है, इसमें फर्स्ट पोजीशन किसकी है और भारत की रैंक कितनी है। पहला है, यहाँ देखिए, विश्व निवेश सूचकांक। ठीक है, विश्व निवेश सूचकांक मतलब कहाँ पर ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट हो रहा है और सबसे टॉप पे कौन है, तो अंकटाड इसे जारी करता है, अंकटाड। ठीक है, यानी आप निवेश करेंगे तो आपको अंक मिलेगा और ये जगह है यूएसए। आपको पता है कि यूएसए जो है दुनिया का सबसे ल्यूक्रेटिव डेस्टिनेशन है, जहाँ पे लोग अपनी कंपनियाँ खोलना चाहते हैं, जहाँ पे लोग निवेश करना चाहते हैं, जहाँ रहना चाहते हैं अमूमन इन जनरल। तो ये यूएसए है और इसमें भारत की रैंक 5वीं है। कुल मिलाकर के भारत एक ल्यूक्रेटिव डेस्टिनेशन बना है विद इन दिस ईयर। भारत की कई इनोवेटिव योजनाएं हैं जिसमें जिसमें जो है जिसमें जो जितने मैन्युफैक्चरिंग हब्स हैं, इसके बाद ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, इसके बाद स्किल इंडिया है, ये तमाम बातों में जो है भारत ने अपने को यहाँ पर स्टेब्लिश कर लिया 5वीं रैंक पर। दूसरे में हम बात करेंगे विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2022। इसके मतलब कि जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में रिस्क कहाँ पर है या रिस्क कितना है, ये कुशमैन वेकफील्ड ये जारी करती है और ये चाइना जो है जोखिम इंडेक्स में फर्स्ट पर है और दूसरा इंडिया पे है। इसका मतलब ये है कि चाइना में विनिर्माण पर जोखिम ज़्यादा है। आप समझ रहे हैं, चीन जो है, चीन की एक इमेज है कि भाई जो चीनी आइटम है वो चलता नहीं है, चीनी माल डुप्लीकेट होता है और कोविड-19 के बाद तो चीन का साख और भी गिरा है दुनिया में। तो विनिर्माण जोखिम सूचकांक में चीन टॉप पर है, दूसरे पे भारत है, भारत भी दूसरे रैंक पे आया है। तीसरे आते हैं बौद्धिक संपदा सूचकांक यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, और बौद्धिक संपदा सूचकांक यूएस चैम्बर कॉमर्स जारी करता है और इसने खुद को ही ले लिया है, अपने को ही दे दिया है फर्स्ट प्राइज यूएसए ने। और इंडिया की रैंक 43rd है, इंडिया की रैंक इसमें 43rd है, 43rd है। और अगला आता है स्टार्टअप इकोसिस्टम। स्टार्टअप इकोसिस्टम में ये कौन जारी करता है, स्टार्टअप इकोसिस्टम स्टार्टअप ब्लिंक जारी करता है। स्टार्टअप इकोसिस्टम क्या होता है, जैसे आपने कोई प्लेन बनाना शुरू किया, आपने चॉपर बनाना शुरू किया, छोटा छोटा मॉडल, आपने कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिक पंप बनाया, आपने कुछ इनोवेटिव किया, उस मामले में स्टार्टअप इको कैसा माहौल है आपके यहाँ पे, इकोसिस्टम कैसा है, इस मामले में यूएसए का माहौल अच्छा है और मुझे लगता है ये भी यूएसए ही जारी करता है, अधिकांश तो कुछ ही ले लेता है वो। 20वीं रैंक है भारत में। अच्छा, बौद्धिक संपदा सूचकांक में हम लोग 43 पर हैं, 43, और इसका मतलब ये है कि यही कंपटीशन इंडेक्स में भी हम यहाँ पे भी हैं, यहाँ पे भी है, 43वें स्थान पर है। हमारे यहाँ स्टार्टअप के लिए जो माहौल बना है वो ठीक है, पहले बहुत ख़राब था, अभी 20वीं पर आ गया है। प्रतिस्पर्धा सूचकांक यानी कंपटीशन इंडेक्स और वर्ल्ड कंपटीशन वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में IMD
जारी करती है, और इस मामले में स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड जो है यहाँ पे कंपटीशन एकदम ओपन है, फ्री है, सबके लिए बढ़िया है, पूरा माहौल दिया जाता है कंपटीशन का। और भारत इस मामले में बड़ा ही फिसड्डी है। तो इन दो जगहों पे भारत 43 आया है, एक तो कंपटीशन इंडेक्स और दूसरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। इन दोनों चीज़ों में भारत 43वीं रैंक पाया है। इनोवेशन इंडेक्स में ये जारी करता है वैश्विक संपदा सूचकांक, ये जारी करता है स्विट्जरलैंड। इनोवेशन इंडेक्स में भी स्विट्जरलैंड है और इसमें भी स्विट्जरलैंड फर्स्ट पे है, और इसमें भारत की रैंक 46 हो गई। यानी इनोवेशन में हम 46 पर हैं। अगर इसको ट्रिक से बनाएंगे तो ये बन जाएगा 4 + 6 = 10। 10 मतलब बस, मतलब अब हम इनोवेशन नहीं करेंगे। तो इसे याद रखिएगा, इनोवेशन इंडेक्स में हम 10 में 46 पर हैं। स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक, अपने लोगों के स्वास्थ्य को लेके कौन चिंतित रहता है? अमेरिका सबसे ज़्यादा रहता है, टॉप पर है, और भारत का 66 है, 6 स्वास्थ्य भारत का 6 यानी 66 है। डिजिटल क्वालिटी इंडेक्स में सर्फशार्क एक कंपनी है, वो जारी करती है कि डिजिटल क्वालिटी कितनी है, मतलब आपके यहाँ पे सेलफोन, 4G 5G इलेक्ट्रॉनिक्स और जितनी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं उन सब पे आपकी क्वालिटी कितनी है। तो उस बारे में डेनमार्क नंबर 1 पर है। इसे याद करिएगा, डी से डिजिटल है, डी से डेनमार्क है। भारत की रैंक 59 है, ये अच्छी नहीं है, ठीक है। हम डिजिटल में 59वें पर हैं। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल आएगा, और ये पूछता है कौन जारी करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करती है। किस देश में कितना भ्रष्टाचार है? तो डेनमार्क जो है ना, डेनमार्क भ्रष्टाचार एकदम नहीं है वहाँ पे, ऐसा माना जाता है कि वहाँ के लोग बहुत ही ईमानदार हैं, भ्रष्टाचार नहीं है। उसके साथ में न्यूजीलैंड है। डेनमार्क वही देश है जो यूरोपियन कंट्री में ऊपर की ओर है, जो फिनलैंड और नॉर्वे से नीचे है। डेनमार्क ऐसे फिंगर जैसा उठा हुआ है। वहाँ पे दूध की प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है डेनमार्क में, मतलब पर कैपिटा मिल्क बहुत ज़्यादा है, और उसका सबसे टॉप पर है। वहाँ पे घुसखोरी नहीं होती है, डेनमार्क, ठीक है, एक मार्क बना दिया गया है, और वहाँ पे लोग ने, न्यूजीलैंड में भी इस पे है टॉप पे। इंडिया 50वीं रैंक पर, मतलब हमारे यहाँ भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है, घुसखोरी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये तो देखने में आ रहा है कि भारत में भ्रष्टाचार और घुसखोरी भरी हुई है, लोगों के नस में है। अगर आप सरकारी नौकरी में जाते हैं तो आपको इस बार के लिए चीयरअप नहीं किया जाता है कि आप सरकारी नौकरी पाए हैं, बल्कि आपको इस बात के लिए चीयरअप किया जाता है कि आप चोरी ज़्यादा करेंगे, और इस बात का जश्न मनाया जाता है क्योंकि ये हमारे ब्लड में है, ये हमारे जीन में है कि अगर लड़का चोरी करके ज़्यादा पैसा लाता है तो वो बहुत सफल नौकरी करता है, यानी सफल नौकर है वो। और इसी तरह से भारत का देखिए दुनिया में रैंकिंग कितनी गिरी है, 85वीं पे आ गए हम लोग, और इस मामले में डेनमार्क और न्यूजीलैंड फर्स्ट पे। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण, सब में वैश्विक जोड़ लीजिएगा। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 में ये जारी करती है WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये जारी करता है, और इस मामले में स्वीडन है, स्वीडन वहीं पर है, स्वीडन फिनलैंड ऊपर ही है। और ऊर्जा संक्रमण मतलब यहाँ पर एनर्जी जो वहाँ पे ज़्यादातर नेचुरल एनर्जीज की बात होती है, स्वीडन है। भारत इस मामले में 87वीं रैंक पर है, ठीक है। ऊर्जा संक्रमण, संक्रमण कैसे आएगा? तो 7 और 8 में संक्रमण आएगा, 7 और 8 में संक्रमण आता है ना, ये ट्रांजिशन दोनों नंबर है, वैसे याद रखिएगा, संक्रमण है तो इसमें, और प्रतिस्पर्धा है तो आप क्या करोगे, 43 है। आगे कह रहा है कि समावेशी इंटरनेट सूचकांक, यानी इंक्लूसिव इंटरनेट सूचकांक, और ये जारी करता है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। इस मामले में भी स्वीडन नंबर 1 पे है, यानी इंटरनेट वहाँ पे इंक्लूसिव उसका जो है होता है, और स्वीडन इन दोनों मामले में आगे है, ठीक है। स्वीडन ऊर्जा संक्रमण और इंटरनेट दोनों में, यानी इंटरनेट में चाहिए ऊर्जा, उस मामले में स्वीडन है। आगे आएगा गुड गवर्नेंस, मतलब कहाँ की सरकार अच्छी होती है, और ये गुड गवर्नेंस और खुशहाली सूचकांक, ये दोनों में फिनलैंड टॉप पे है, यानी फिनलैंड में फिर से लैंड करेंगे, ऐसे याद रखिएगा, फिर से क्या करेंगे, लैंड करेंगे, क्योंकि खुशहाली है वहाँ पे। फिर से लैंड करेंगे फिनलैंड, क्योंकि वहाँ पे खुशहाली है। दोनों में फिनलैंड टॉप पर है, फिनलैंड यही ऊपर वाले देश है, झीलों का देश कहते हैं इसे। और खुशहाली सूचकांक में भारत 136वें रैंक पर है, इसका मतलब भारत में लोग खुश नहीं है, ये तो बहुत ही बुरी बात हो गई ना। भारत में लोग सबसे ज़्यादा खुश हैं, मुझे ऐसा लगता है। गरीबी के कुछ मामलों को छोड़ दिया जाए तो भारत के लोग अनायास ही खुश रहते हैं। यहाँ पर हजारों पर्व हैं और सैकड़ों संस्कृतियाँ हैं, और उनके
खुश होने के लिए एक संतोषम परम सुखम भारत में चलता है। लेकिन ये सारे आंकड़े मैनिपुलेट होकर के आते हैं, इसका मतलब कि अमेरिका और बाकी जो एजेंसियां जारी करती हैं भारत को लेकर के उनका सोचना अच्छा नहीं है, क्योंकि भारत की इतनी खराब रैंकिंग हो ही नहीं सकती। बाकी सच्चाई जो भी हो ईश्वर जाने। इस मामले में फिनलैंड टॉप पर है और भारत की ठीक है गुड गवर्नेंस में फिनलैंड टॉप पे है और भारत 49वें रैंक पे है और भारत खुशहाली सूचकांक में 136वें रैंक पर है। फिनलैंड 3 मामले में नंबर 1 पर है, गुड गवर्नेंस, सतत विकास और खुशहाली। ऐसे याद रखिएगा कि कहीं पे गवर्नेंस अच्छा होगा तो आप लैंड करेंगे और वहाँ पे विकास करेंगे। इन दोनों मामले में फिनलैंड टॉप पर है और सतत विकास में भारत जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में 120वां है। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इनको बॉक्स में घेर दिया है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 का हेरिटेज फाउंडेशन और वॉल स्ट्रीट जारी करता है। इसका मतलब ये है कि किसी देश में कितने लोग स्वतंत्र हैं इकोनॉमिकली, ठीक है, अपने अपनी चॉइस की चीज़ें ले सकते हैं। तो इसके मामले में सिंगापुर है। सिंगापुर बहुत ही अमीर एक देश है और जो दक्षिण एशियाई का दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है सिंगापुर, पहले ये द्वीप था, आजकल बहुत ही समृद्ध देश बन चुका है। इसमें भारत की रैंक 121वीं, मतलब भारत में लोग यहाँ पे भी अपनी आर्थिक स्वतंत्रता को नहीं प्राप्त है। आगे आते हैं युवा विकास सूचकांक, ये लंदन की एक संस्था जारी करती है और इसमें भी सिंगापुर है। सिंगापुर में इकोनॉमिक फ्रीडम है और युवाओं का विकास है। इन दोनों मामलों को ऐसे याद कर लीजिएगा, सिंगापुर इन दोनों में है। भारत एक में युवा विकास में भारत 1, 2, 2 है, तो युवा हमारे यहाँ ज़्यादा है 2, 2, ऐसे 2 युवा समझ लीजिए। और ग्लोबल जेंडर गैप में ये जारी करता है जेंडर गैप कितना है, मतलब पुरुष और महिलाओं का जो गैप है वो कितना है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है WEF और इसमें आइसलैंड है। आइसलैंड 2 चीज़ में टॉप पर है, वहाँ पे पुरुष और महिला के बीच में गैप नहीं है, यानी कि जेंडर गैप बहुत कम है आइसलैंड में और वहाँ पे सब कुछ शांति 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 है। इसका मतलब ये है कि आइस है, बर्फ़ है, तो बर्फ़ पे कोई रहेगा नहीं, वहाँ पे होगी केवल शांति और बर्फ़ पे रहने वाले लोग ज़्यादातर लिंग भेद नहीं करते हैं और वहाँ पे जेंडर गैप नहीं है, वहाँ पे शांति है। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, वहाँ पे शांति है। अच्छा, खुशहाली सूचकांक में फिर मैं बता रहा हूँ फिनलैंड है, ठीक है ना, बार बार बता रहा हूँ। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि ये जो मैं बार बार बोल रहा हूँ इसे आने के चांसेस बहुत है। शांति सूचकांक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस जारी करता है। इसका मतलब दुनिया में शांति कितनी है, इसमें आइसलैंड तो है ही, जेंडर गैप में भी आइसलैंड है, 135वीं में भारत है शांति में, यहाँ पे शांति नहीं है, अशांति है, ऐसा मानते हैं विदेशी कंपनियाँ। और आइसलैंड में 140वीं रैंक है भारत की ग्लोबल जेंडर गैप में। ठीक है, आ जाते हैं यहाँ पर कुछ पुरस्कार दिए हुए हैं। ये सारे अवार्ड आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। ज्ञानपीठ पूछेगा, बिहारी पूछेगा ही पूछेगा और बुकर पूछेगा, मैन बुकर पूछेगा, ये पूछता ही पूछता है। 1 या 2 सवाल पक्के हैं, इसलिए इस वीडियो को मैं बहुत ही यूज़फुल मान करके बनाया हूँ आपके लिए। चलिए देखते हैं। पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 का, ये हिंदी का मिला है दया प्रकाश सिन्हा। हिंदी बड़ी दयालु विषय है, ऐसे याद रखिएगा। और उनकी पुस्तक का नाम है सम्राट अशोक, तो ऐसे याद रखिएगा सम्राट अशोक बहुत दयालु थे, हिंदी भाषी थे वो, तो इसे याद हो जाएगा। और इंग्लिश का मिला है नमिता गोखले को, इंग्लिश का साहित्य अकादमी अवार्ड। और उनकी किस बुक के लिए मिला है, उनकी बुक है थिंग्स टू लीव बिहाइंड। ठीक है, इंग्लिश में सारी चीज़ें पीछे छूट जाती हैं और गोखले, ऐसे याद रखिएगा कि गोखले ने खोजना शुरू किया थिंग्स टू बी लीव बिहाइंड, और इसमें नमिता गोखले को मिला है। मैथिली का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है वो जगदीश प्रसाद मंडल है। ऐसे याद रखिएगा कि जो मैथिली भाषा है जो बिहार की, वो बहुत ही समृद्ध भाषा है और वहाँ पे पूरा मंडल उसका रहता है पूरी दुनिया में, और इसका नाम है पंगु, यानी इसे पंगु नहीं बनने देना है मैथिली को, और इसका उपन्यास का नाम है, और जगदीश प्रसाद मंडल को मिला है। एक चीज़ और है, मेधा मजुमदार को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार मिला है और बर्निंग के लिए। मेधा मजुमदार, अगर कोई युवा है तो उसका मेधा अच्छा होगा और वो मजबूत होगा। ठीक है, ऐसे ट्रिक बनाइए और वो बर्निंग रहेगा। यानी साहित्य अकादमी का युवा अवार्ड किसे मिला है, मेधा मजुमदार को मिला है। ज्ञानपीठ पर आ जाते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको मैं एक हैश मानता हूँ, यहाँ भी एक हैश मानता हूँ, ये तो सारे ही इम्पोर्टेंट है ना। ज्ञानपीठ पुरस्कार इस नंबर का 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है, 5-6 ज्ञानपीठ पुरस्कार है
और ये 2020 का जो दिया गया था वो है, ये इस बार वाला तो 57वां है। ये नीलमणि फुकान को मिला है, नीलमणि फुकान जूनियर इनका पूरा नाम है, नीलमणि फुकान जूनियर, और इनको मिला है ज्ञानपीठ अवार्ड 56, और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 का जो मिला है ये आपके इस साल के लिए है, दामोदर मौजो कोंकण का है। ऐसे याद रखिएगा कि 57 वाले में किसे मिला, ज्ञान का पीठ, एक दामोदर थे, वो कंकड़ में जा रहे थे, उन्होंने मोजे लगा लिए, दामोदर थे, मोजे लगाए, अब वो कंकड़ में जा सकते थे और उनको मिला और ज्ञानपीठ 57। तो ये ट्रिक से आपको याद रहेगा, 57th ज्ञानपीठ अवार्ड दामोदर मौजो कोंकण। बुकर पुरस्कारों की बात करते हैं 2021 में, तो ये बुकर पुरस्कार ये लिटरेचर का बहुत बड़ा अवार्ड है जिसमें लाखों डॉलर मिलते हैं और दुनिया भर में नेम फेम तो पूछे ही मत। तो इस तरह के जो बुकर अवार्ड हैं ये किनको इस बार दिए गए, तो इसे देखिए। बुकर पुरस्कार 2021 ये डेमन गलगुट को दिया गया है, साउथ अफ्रीका के हैं डेमन गलगुट, ठीक है। तो ऐसे याद रखिएगा कि ये बुक थी, उसमें डेमन एक था, डेमन मतलब राक्षस था, और वो जैसे अफ्रीका में बहुत ही बड़े बड़े लोग होते हैं, तो ऐसे याद रखिएगा कि डेमन था, वो अफ्रीका में रहता था, और वो उसको एक बुक मिल गई और उसका नाम क्या था, द प्रॉमिस, और उसने लोगों से प्रॉमिस किया था, डेमन ने, एक बड़ा सा डेमन था, अफ्रीकी था, और उसको एक बुक मिल गई, तो ये बुकर पुरस्कार है। अब इसमें मैन जोड़ देंगे तो मैन बुकर इंटरनेशनल अवार्ड हो जाएगा। ये डेविड डियोस फ्रांस को मिला है, डेविड डियोप, अ नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, अ नाइट ऑल ब्लड इज बैक, एक रात में सारा खून वापस आ गया। ऐसे एक इसको बोलते हैं ना जो काल्पनिक होती हैं जो चीज़ें, तो ये कल्पनाओं पर जो नॉवल लिखे जाते हैं, जिस पे पिक्चरें बनती हैं, जिन पे टीवी सीरियल बनते हैं, उन पे मिला जाता है मैन बुकर। ये डेविड डियोप को मिला है फ्रांस के, और ये इस पे कई टीवी मुझे लगता है कि मूवीज़ भी हैं। अ नाइट ऑल ब्लड इज़ बैक, एक रात जहाँ पे सारा खून लौट आया, ऐसा इसका ट्रांसलेशन करिएगा, डेविड डियोप, ठीक है। और ये मैन बुकर पुरस्कार था। बिहारी पुरस्कार की बात करते हैं, 31वां बिहारी पुरस्कार 2021 का मधु कांकड़िया को मिला है, ठीक है। हम यहाँ थे, तो याद रखिएगा कि बिहार के लोग कहाँ थे, ऐसे याद रखिएगा कि बिहार के लोग जहाँ थे, जहाँ बिहार था वहाँ पे ज्ञान बहुत था, तो हम यहाँ थे, ऐसा कोई बिहार का आदमी बोल रहा है, हम यहाँ थे, नालंदा में थे, विक्रमशिला में थे, हम यहाँ थे, ऐसा बोलेगा, तो बिहारी पुरस्कार है। और मधु कांकड़िया बहुत ही मधुर होते हैं वहाँ के लोग, लेकिन थोड़ी सी ज़मीन कंकड़ीली होती है, तो ऐसे याद रखिएगा बिहार लोग मधुर होते हैं, ज़मीन कंकड़ीली होती है, और वो कहते हैं हम यहाँ थे। व्यास पुरस्कारों की बात करते हैं, तो ये 31वां व्यास पुरस्कार है, बिहारी भी था, और ये असगज वजाहत को मिली है, असगज वजाहत, इनका बुक है महाबली। तो व्यास जो है ना, व्यास मतलब कि क्या हो जाता है, अगर आप डायमीटर की बात करेंगे तो व्यास हो गया, तो वो व्यास जो है वो बहुत महाबली है, बहुत बड़ा है, ऐसे याद रखिएगा, व्यास बहुत महाबली है। और वो किसको मिला है, वजाहत, असगज, गज यहाँ पे है, गज है, गज जो होगा वो महाबली होगा और उसका व्यास ज़्यादा होगा, तो ये कभी नहीं भूलेगा, जो गज होगा वो महाबली होगा, उसका व्यास ज़्यादा होगा, आपको याद करने में आसान होगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। मुझे पता था कि आप जो है इसे पढ़ सकते थे, अपने बुक से, PDF से पढ़ते ही हैं लोग, लेकिन जिनको ट्रिक चाहिए, समय बचाना हो, वो इस वीडियो को फॉरवर्ड बैकवर्ड करके देख सकता है। लास्ट मेरा है सरस्वती पुरस्कार, ये बहुत बार पूछा गया है, सरस्वती अवार्ड जो है कई बार पूछा गया है। ये शरण कुमार निम्बाले को है, मराठी, ये पिछली बार का है, और उपन्यास सनातन है। सरस्वती जो है वही सनातन है, और उनकी शरण में जाएंगे तो आपको मुक्ति मिलेगी, ऐसे याद रखिएगा। जो सरस्वती है वो सनातन देवता हैं, देवी हैं, और उनके शरण में जाएंगे तो आपको मुक्ति मिलेगी। मेरे ख्याल से ये जो दोनों जो पार्टीशन में जो मैटर पड़ा हुआ है, आपके एग्जाम के लिए 2 क्वेश्चन इंश्योर करता है इन ईयर 2022 UPPCS। और अगर आपको ये करना है तो आपको इस वीडियो को देखना ही पड़ेगा, और हमारे द्वारा बनाए गए जो ट्रिक हैं वो आपके लिए रामबाण साबित होंगे। इसी उम्मीद के साथ आपको यहीं छोड़ता हूँ। अपना ख्याल रखिए, ज़बरदस्त तैयारी लेते रहिए, क्योंकि 27-28 दिन बचे हैं PCS में, और उसमें आपको अब एकदम समय नहीं गंवाना है। फास्ट ट्रिक से चीज़ें याद करके आगे बढ़िए। अब मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।